बा है, सेट बा 10th और विषय हिंदी, ये अपन कर रहे हैं, इसको हल कर रहे हैं। वैकल्पिक प्रश्न देखेंगे अपन सबसे पहले। तो ये निर्देश वगैरह तो आपने पढ़ ही लिए होंगे और देख लेंगे उसमें। आगे अपन देखते हैं, सबसे पहले कौन सा सही विकल्प का चयन कर लिखिए। ये वाला है पहला वाला। देखो पहला प्रश्न आया है, इसमें प्रयोगवाद का प्रारंभ माना जाता है। कौन सा माना जाता है? 4 विकल्प है इसमें, सन 1943 से, सन 1911 से, सन 1963 से और 1936 से। तो इसका सही आंसर है सन 1943 से। आ है जो सन 1943 से प्रयोगवाद का प्रारंभ माना जाता है। ठीक है, कब से माना जाता है? 1943 से। और कभी कभी क्या पूछ लेते, प्रयोगवाद का जनक कौन है, इसका प्रारंभ कब से हुआ, ऐसे करके भी प्रश्न पूछ लिए जाते हैं, ध्यान रखना। सर जनक कौन है? प्रयोगवाद का जनक है श्री सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञे, और प्रयोगवाद का प्रारंभ हुआ है 1943 से। ठीक है, तो ये आंसर हुआ। आप देखो प्रश्न क्रमांक दूसरा है, कृष्ण की संगति में रहकर भी उनके प्रेम से अछूते रहे। तो इसमें ब्रजवासी, उद्धव, गोपियां और अक्रूर। तो इसका आंसर है बी। व्यभिचारी संयोगाद रस निष्पत्ति, ये परिभाषा है। ठीक है, तो ये किसकी है? आसनाथ की है, गलत है, भरत मुनि की। इसका आंसर है भरत मुनि की। विभाव, अनुभाव, व्यभिचारी भाव संयोगाद रस निष्पत्ति, रस की कैसे निष्पत्ति होती है, ये परिभाषा दी है भरत मुनि ने। ठीक है, किसने दी है? भरत मुनि। ध्यान रखना इसका रस, तो ये ध्यान में रखना है आप। अब देखो लिखा है यहाँ पर, स्वयं प्रकाश जी ने पत्रिका का संपादन किया। तो इसके 4 आंसर दिए गए हैं, वसुधा, जनवाणी, कादम्बिनी और सरस्वती। तो इसमें इसका आंसर है वसुधा। वसुधा है। जिन मूल शब्दों से मिलकर समास बना है, उसमें से पहले पद को कहते हैं, क्या कहते हैं? पूर्व पद। पूर्व पद, हाँ, बात सही है इसका। प्रश्न क्रमांक कौन सा है? माता का है, माता का अंजल पाठ में अभिव्यक्ति हुई है। ग्रामीण जीवन की, बाल मनोभावों की, माटी कला के विकास की और शैक्षणिक अनुसंधान की। इसमें ग्रामीण जीवन की, हाँ सही करो यार। तो इसमें आंसर है, इसमें आ सही है बेटा, हाँ, नाम ही है उसका देव दुनिया। तो ग्रामीण परिवेश का शब्द का चयन कर लिखना है प्रश्न क्रमांक दूसरे में। तो इसमें देखें, पहला है राम लक्ष्मण परशुराम संवाद रामचरितमानस के खाली स्थान से लिया गया है। तो इसका आंसर क्या है? बालकांड। बालकांड में राम लक्ष्मण परशुराम संवाद है, जो सीता के स्वयंवर का है, तो उसमें राम लक्ष्मण परशुराम संवाद आया है। तो इसका आंसर क्या हुआ? बालकांड। अब देखें, 4 चरणों में समान मात्रा वाले छंद को कहते हैं छंद कहते हैं। ठीक है, 4 चरण होते हैं और प्रत्येक चरण में समान मात्राएं होती हैं, जैसे गीत का, हरिगीत का है नहीं, तो वो ऐसे चरण है जिसमें समान मात्राएं। जैसे हरिगीत का में कितना होता है? 16 और 12, ठीक है, 28 मात्राएं। और गीत का में कितना होता है? कितना होता है बताएं? 14-12 से 26 मात्रा। चारों चरण में 14 और 16 या 14। हाँ, तो ये सम मात्रा हो गया। जैसे दोहा छंद है, 14 ये समान सम है, वाली बात। और 12 भी सम है, और टोटल जो हो जाता है वो भी सम, वो 26, वो इसलिए सममात्रिक छंद है। 4 चरण हो, प्रत्येक चरण में समान मात्राएं हो, तो वो सम हो जाता है। और जैसे दोहा छंद है, वो अर्ध सममात्रिक छंद है,
क्योंकि 13-11 की अति से प्रत्येक चरण में 24 मात्राएं होती हैं, इसलिए वो अर्ध सम्मात्रिक छंद। दोहा में 2 ही चरण माने जाएंगे? नहीं, उसमें भी 4 चार ही चरण माने जाएंगे, 2 परंतु चरण में पंक्तियां 2 ही लिखी जाती हैं, परंतु चरण 2 ही रहते हैं। चरण का मतलब होता है एक भाग विशेष, कविता का एक हिस्सा। अब देखें इसमें तो आगे भावों को बढ़ाने या उद्दीपित करने वाले पदार्थ खालिस्तान कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? आप लोग बताएं क्या कहलाते हैं? उद्दीपन। तो इसका आंसर उद्दीपन। तो जो आश्रय में स्थायी भाव को उद्दीपित करता है या तीव्र करता है उसको क्या कहते हैं? उद्दीपन विभाव कहते हैं। और उद्दीपन वास्तव में क्या है? विभाव का एक भेद है। ठीक है, विभाव के 2 भेद होते हैं, आलम्बन और उद्दीपन। आलम्बन मतलब जिसके कारण स्थायी भाव आश्रय में क्या होता है? आश्रय में भाव जागृत होता है, स्थायी भाव जागृत होता है, वो आलम्बन कहलाता है। और उद्दीपन मतलब वो परिस्थिति या जिसके हृदय में वे परिस्थितियां विशेष होती हैं जो स्थायी भाव को उद्दीपित करने में सहायक होती हैं। तो ये उद्दीपन विभाव हुआ। अनुभाव का बताया था हमने। अनुभाव क्या था? अनुभाव मतलब आश्रय की बाह्य शारीरिक चेष्टाएं। और विभाव क्या है वास्तव में? विभाव मतलब स्थायी भाव के मूल कारण को ही विभाव कहा जाता है। ठीक है, ये पता होगा आपको। तो इसमें उद्दीपन है। अब देखें रामचरितपुरी जी की रचनाएं पत्र पत्रिकाओं में खालिस्तान की आयु में छपने लगी थी। कितने वर्ष की आयु में? 18। आप लोग बताएं। 15 वर्ष। इसका आंसर सही है 15 वर्ष। मतलब छोटी सी आयु से ही उन्होंने, आप लोगों की आयु से ही उन्होंने अर्थ के आधार पर वाक्य के भेद होते हैं। कितने होते हैं? 3। अर्थ के आधार पर पूछा बेटा। अर्थ के आधार पर होते हैं 8 होते हैं, और रचना के आधार पर होते हैं 3, और वाच्य के आधार पर होते हैं 3 ही होते हैं। कर्तवाच्य, कर्मवाच्य और भाववाच्य। ये पढ़ा होगा आप लोगों ने, कर्तवाच्य, कर्मवाच्य, भाववाच्य। और रचना के आधार पर सरल वाक्य, मिश्र वाक्य और संयुक्त वाक्य। और अर्थ के आधार पर वाक्य के 8 भेद होते हैं। विधिवाचक, निषेध। हाँ, विधिवाचक है, निषेधवाचक है, प्रश्नवाचक है, इच्छावाचक है, विस्मयादिबोधक है, आज्ञार्थक है, संकेतवाचक है। इस प्रकार से ये कितने हो जाते हैं? 8 भेद हो जाते हैं। तो अर्थ के आधार ध्यान रखना, अर्थ का आ गया तो मतलब 8, और रचना का आ गया तो 3, और वाच्य के आधार पर आ गया तो 3। ठीक है, 3 ही होते हैं। गंतोक, गंतोक से खालिस्तान किलोमीटर की दूरी पर 150। तो क्या है? एक पहाड़ है, पहाड़ होता है उसका अर्थ। गंतोक मतलब पहाड़ी क्षेत्र, पर्वतीय क्षेत्र है। तो सिक्किम राज्य का एक, सिक्किम क्या है? गंतोक उसका राजधानी क्षेत्र है, राजधानी है गंतोक। तो ये पर्वत होता है उसका मीनिंग। तो गंतोक वास्तव में एक मेहनत कश लोगों का एक शहर का नाम है गंतोक। सही जोड़ी बनाकर लिखना है। तो स्तंभ आ और स्तंभ बा में है। अब सबसे पहले कवि आए हैं नागार्जुन जी, और नागार्जुन का तो इसमें मिलाना है। तो इसका इसमें घा है जो, हाँ, तो इसका आंसर हो जाएगा आधुनिक, हाँ, कवि। तो इसका एक। बंठन के में अलंकार है, बहुत सुंदर। इसका अर्थ हुआ, आंसर हुआ मानवीकरण है। क्यों है मानवीकरण? बताएं कुछ। हाँ, देखो, सुन लो, बात नहीं करो। मानवीकरण का अर्थ होता है जहाँ कविता में प्रकृति पर मानवीय क्रियाकलापों का आरोप किया गया हो, अचेतन प्रकृति मानव की तरह क्रियाकलाप कर रही हो, जहाँ वहाँ होता है मानवीकरण। अब देखो इसमें मानवीकरण, मेघ आए बंटन के, मतलब जो मेघ है यानी बादल है, वे भी मानव की तरह सज धज करके आ गए। बंटन ना मतलब सज धज करके। कहानी के तत्व, फिर बात करने लगे आप लोग, बात नहीं करो बेटा। कहानी 6, तो इसका छा है जो इसमें आएगा 6। सर कौन से? तीसरा कहानी के तत्व। तो ये 6 होते हैं, कहानी के तत्व 6 होते हैं। तो आपको पता है कौन कौन से हैं?
कभी कभी पूछ लेते कहानी में कितने तत्व होते हैं, कहानी के तत्व लिखिए, नाम लिखिए। तो देखो कहानी के 6 तत्व हम आपको बता दें। सबसे पहले है कथा वस्तु, पात्र और चरित्र चित्रण, संवाद कथोपकथन, चौथा है देश काल वातावरण, 5वां है भाषा शैली और 6वां है केंद्रीय भाव या उद्देश्य। इस प्रकार से कहानी के 6 तत्व होते हैं। ध्यान देना, लिख लेना, ठीक है। ये आपको पता है ये कि 6 तत्व हैं, जिसमें कथा वस्तु हमने बताया, पात्र होते हैं, फिर होता है संवाद। संवाद क्या करते हैं, पात्रों के द्वारा संवाद बोल करके उस कथानक को क्या किया जाता है, आगे बढ़ाया जाता है। देश काल वातावरण का अर्थ होता है कि जो संबंधित कहानी है वो किसी देश की है, देश का मतलब स्थान की है, काल यानी किसी समय की है, वातावरण का मतलब वहाँ का परिवेश, वहाँ की क्या परिस्थितियाँ थीं, उन परिस्थितियों को कहानी के माध्यम से प्रस्तुत किया जाता है, तो वो देश काल वातावरण हो गया। फिर रहती है भाषा शैली। अब देखो जो साहित्यकार होता है वो पात्रों के माध्यम से किसी भाषा में बात करवाता है, वो संवाद करते हैं। तो संवाद किस में होते हैं, भाषा में होते हैं। तो जो भी साहित्यकार है वो संबंधित भाषा में पात्रों के माध्यम से संवाद के द्वारा कथानक को आगे बढ़ाता है। फिर होता है उद्देश्य या केंद्रीय भाव। तो प्रत्येक कहानी का कहानीकार जो है, कहानीकार अपने इसके द्वारा जो कहानी है उसको उद्देश्य के तौर पर रखता है, ताकि पात्रों को क्या मिल सके, शिक्षा मिल सके। एहतियात, एहतियात होता है, क्या बताएंगे आप इसका? एहतियात का अर्थ क्या होता है? सावधानी। सावधानी। एहतियात का अर्थ हुआ यहाँ पर सावधानी। तो प्रश्न क्रमांक 4 है इसका सही, ठीक है। इसका है सावधानी। हाँ, अब गले का हार। गले का हार होना मतलब ये मुहावरा है। गले का हार होना से तात्पर्य क्या होता है? अत्यंत प्रिय, बहुत प्रिय जो होता है उसको अपन गले का हार कहते हैं। बहुत प्रिय है। हाँ, बहुत प्रिय। ये होगा, हाँ ये होगा बहुत प्रिय। एक धर्म चक्र। हाँ, ये धर्म चक्र है। ये धर्म चक्र साने साने हाथ जोड़ी मधु का करिया, ठीक है। प्रेयर भी एक धर्म चक्र। हाँ, धर्म चक्र परिवर्तन। देखो धर्म चक्र परिवर्तन कहाँ से संबंधित है? ये बौद्ध धर्म से। बौद्ध धर्म में आया है। महात्मा बुद्ध ने जब बौद्धित्व की प्राप्ति की और बौद्धित्व की प्राप्ति के बाद उन्होंने बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार करने के लिए लोगों के बीच गए। लोगों के बीच जाकर के उन्हें बौद्ध धर्म में जो दीक्षा दी, उन्होंने अनेक धर्म का परिवर्तन कराया। बौद्ध धर्म में दीक्षा दी, उसको ही धर्म चक्र परिवर्तन कहा जाता है। अपने बौद्ध धर्म में लोगों को कन्वर्ट करना या उन्हें शामिल करना, वो बौद्ध धर्म चक्र परिवर्तन है। तो ये बौद्ध धर्म से संबंधित है। जो साना साना हाथ जोड़ी मधु का करिया के द्वारा इसका उल्लेख उस पाठ में आया है। सबसे पहले आया है कवि निराला ने बादलों की तुलना किससे की है? तो ये अपन ने उत्साह कविता पढ़ी है उनकी, उत्साह कविता। देखो निराला है जो 2 कविताएं आई हैं, एक आई है अट नहीं रही है और एक पहली है जो उत्साह। अब उत्साह वास्तव में किस पर लिखा गया, विषय वस्तु क्या है उसकी? बादलों को लिखा गया है। तो उसमें मानव मन जो गर्मी के कारण कैसा था, निराश हो चुके थे, उदास हो चुके थे और अनमने हो चुके थे। ऐसे लोगों के मन में वो नव चेतना जागृत करना चाहते हैं, उत्साह का भाव जगाना चाहते हैं। तो वास्तव में उत्साह मतलब जो बादल है वो किसका प्रतीक है? क्रांति चेतना का प्रतीक है। वो नया उत्साह जगाने का, नया भाव जगाने का एक प्रतीक रूप में आया है, ठीक है। तो वास्तव में ये क्या है? बादल क्रांति चेतना का प्रतीक है। वो नव चेतना जगाना चाहता है। जो भीषण गर्मी के कारण मानव मन उदास है, अनमने है, खिन्न है, ऐसे मन में वो उत्साह का भाव जगाना चाहता है और
क्रांति चेतना, नई चेतना जगाना चाहता है। तो वो सर वहाँ जैसे बादल आ रहे हैं उत्साह के साथ, तो ये मानव से हुई तुलना क्या? नहीं, वास्तव में जो तुलना कवि निराला ने सर बादल है जो वास्तव में वो है, वो बादल जो है उन्होंने क्रांति का दूत माना है। अच्छा, अपने साहित्य में बादल को क्रांति का दूत है वो। और वो क्रांति का दूत क्या करता है? बदलाव लाता है, लोगों में वो उत्साह का वर्धन करता है। वो अपनी गर्जना से, अपनी बिजली से, अपनी चमक से, अपनी गर्जना से, और गर्जना से मन में, मानव के मन में क्या होता है? उस गणों की संख्या कितनी होती है? 8। तो देखो, अब गण वास्तव में क्या है? 3 अक्षरों का योग ही गण है। ठीक है, हिंदी जो वर्णिक छंद है, वर्णिक छंदों में गण होते हैं, और गण है जो हिंदी कविता में 8 गण हैं। ठीक है, तो इनकी संख्या आप 8 लिखना। और वास्तव में गण क्या है? 3 अक्षरों का योग ही गण कहलाता है। जैसे आपने एक सूत्र बताया नहीं थी, या माता राजभान सलगा। अब इसके एक प्रथम अक्षर को लेकर के 3 अक्षरों का योग करते जाएंगे तो आपको लघु गुरु के आधार पर गण मिल जाते हैं। ठीक है, तो गण आपको इसमें कितने हो जाते हैं? 8 हो जाते हैं। ये हमने आपको पहले समझा चुके हैं। तो वास्तव में गण क्या है और कैसे हमें। मन्नू भंडारी के पिता रसोई घर को क्या कहते थे? भटियार खाना। वो भटियार खाना के बच्चियों को रोटी या रसोई से बचना चाहिए, क्योंकि रोटी बनाने से या रसोई में उनकी जो प्रतिभा होती है, जो क्षमताएं होती हैं, वो भट्टी में जल जाती हैं, नष्ट हो जाती हैं। आग की भट्टी में देखो, रसोई का मतलब खाना पकाना, और रसोई में क्या होता है? भट्टी जलती है या चूल्हा जलाया जाता है। तो उसी कार्य में लगे रहने के कारण उनका ज्यादातर समय क्या होता है? नष्ट हो जाता है। इसलिए बच्चियों का जो प्रतिभा है वो उनकी क्षीण हो जाती है, कम हो जाती, उनका समय बर्बाद होता है। इसलिए लेखिका के जो पिता है रसोई घर के लिए, आप देखो, 2 वर्णों के मेल को संधि कहते हैं। 2 वर्णों के मेल को संधि कहा गया है। और 2 शब्दों के मेल से जो नया शब्द बनता है उसको समास कहते हैं। तो समास और संधि का अंतर। मूर्खों में अल्पज्ञ के महत्व के लिए कौन सी लोकोक्ति है? काला अक्षर भैंस बराबर। अंधों में काना राजा, ये होता है। अंधों में काना राजा, ये हुआ। मूर्खों में अल्पज्ञ। अल्पज्ञ मतलब कम। जो काना है वो क्या है? अल्पज्ञ है। जो देखो, अंधे हैं। अब अंधों में काना राजा है, तो अंधे कौन हुए? मूर्ख हुए। काना कौन? अंधे हुए मूर्ख। और काना मतलब एक आंख तो है उसके पास, तो वो अल्पज्ञ है। माता का अंचल कहानी के अनुसार माँ ने भोलानाथ के घावों पर क्या लगाया था? हल्दी लगाई थी। आप केवल हल्दी लिखते हैं कि सरकार की आवाज में हिचक साफ सुनाई देती है। बिल्कुल सत्य है ये। तो ये हो गया सत्य। जहाँ अलौकिक आश्चर्य का भाव उत्पन्न हो वहाँ पर भी बस रस होता है। ये है असत्य। विवश नहीं होता है। अलौकिक जो होता है आश्चर्य, वहाँ अद्भुत होता है। हाँ, अब देखो, एक संस्कृत व्यक्ति किसी नई चीज की खोज नहीं करता, असत्य है। नई खोज करने वाला व्यक्ति जिससे मानव जाति का कल्याण हो, वही संस्कृत व्यक्ति है। ये प्रश्न आया है संस्कृत व्यक्ति का। जिस व्यक्ति की सूझबूझ से, वो नई प्रेरणा से जो मानव कल्याण की भावना रहती, वही पहला क्या है? संस्कृत व्यक्ति है। अब देखें, न्याय के अनुसार न्याय करना न्यायशीलता कहलाती है। सत्य है। भोलानाथ का अधिकतर समय उनकी मैया के सानिध्य में गुजरता था। ये असत्य है। वो अपने पिता के साथ ज्यादातर समय व्यतीत करते थे। ये हो गया असत्य। इसके लिए क्रॉस कर दें। प्रत्यक्ष अनुभव की अपेक्षा अनुभूति लेखन में मदद करती है। सत्य है। इसका है आगे। मैं क्यों लिखता हूँ, उससे लिया गया है। तो ये सत्य है। सर, दोनों में क्या अंतर है? प्रत्यक्ष अनुभव और अनुभूति? प्रत्यक्ष अनुभव का मतलब कि सामने, जैसे वो हिरोशिमा
जो है जापान की यात्रा करते हैं और वहाँ हिरोशिमा शहर में जो 1945 में परमाणु बम गिराया गया था, अणु बम गिराया गया था, वहाँ से जो एक व्यक्ति जिस बम का गिराया गया था उस स्थान पर एक व्यक्ति पास में खड़ा रहा होगा। देखो लिखा है उसमें, आपने पढ़ा होगा। उन्होंने लिखा है कि एक व्यक्ति वहाँ जिस जगह पर वो अणु बम गिरा उस जगह पर खड़ा होगा और जो पत्थर के पास खड़ा होगा तो वो जो है जो उसकी किरणें थी अणु बम की, उन किरणों के कारण जो है वो वाष्प बन करके उड़ गया, वाष्प बन करके उड़ गया। इतना उसकी किरणें इतनी घातक थी और उसकी छवि कहाँ आ गई थी? पत्थर पर आ गई थी। वो पत्थर भी जल गया था और उसकी जो आकृति है, उसका जो छाया है वो पत्थर पर अंकित थी। ये थी प्रत्यक्ष अनुभूति। वो सामने उन्होंने जो देखा, जो तो ऐसे लगा उन्हें जैसे वो उस समय जो घटना घटी थी वो उनके सामने घट रही हो, इतना उनको पीड़ा हुई। ये अनुभूति है। हाँ, ये वास्तविक अनुभूति है, जो सामने जो प्रत्यक्ष अनुभूति है, जो सामने उन्हें जो ऐसे लगा उन्हें जैसे वो घटना बहुत पहले न घट करके उनके सामने घटी हो, इतनी पीड़ा हुई उनको। और वो पीड़ा किस कारण से हुई थी बेटे? वो इस कारण से हुई थी कि जो वो व्यक्ति जो एक सामान्य व्यक्ति खड़ा होगा और वो कैसे वाष्प बन करके उड़ गया और उसकी छाया पत्थर जल गया था। और पत्थर अनुभव मतलब के जो उन्होंने सुना, जैसे हमने जैसे कोई घटना के बारे में सुना, वो दूसरों तो के अपन उतना अनुभव नहीं करते, वो अनुभव के ऐसा हुआ होगा। अब जब अपन प्रत्यक्ष अनुभव लिखा मतलब सीधे सामने जा करके, फिर अनुभूति भी सीधी सामने हो रही। हाँ, तो देखो अनुभव एक होता है कि जैसे किसी के बारे में अपन एक अनुभव करते कि ऐसा हुआ होगा, अनुमान लगाते हैं। अनुभूति थोड़ी ज्यादा गहरी है। अनुभूति मतलब वास्तविकता, गहराई से उनको वो घटना हुई, वो छाया थी जो देखो, जो छाया थी, बात नहीं करो बेटा, जो छाया थी वो उनको हृदय को छू गई। जो परछाई थी उसका प्रतिबिंब था जो उनके हृदय को छू गया, वो पीड़ा। और इसी कारण उन्होंने हिरोशिमा पर क्या किया था बताए बेटे? कविता लिखी थी उन्होंने। हिरोशिमा कविता लिखी, रेलगाड़ी की यात्रा करने के दौरान उसी घटना से उन्हें बहुत आहत हुए, बहुत पीड़ा हुई और उस विषय पर उन्होंने कविता लिखी।